बच्चों दोनों इक्वेशन को आपस में आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं और दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में पीवी सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पीवी आ रहा है ये रहा, और यहाँ भी पीवी सेम आ रहा है। तो जो वैल्यू सेम आ रही है बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो बाकी बच जाएगा यानी ये राइट हैंड और ये राइट हैंड बराबर हो जाएगा। राइट हैंड पे आ रहा है 2/3 एन, और साथ में लिखा हुआ आ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है, और यहाँ राइट हैंड साइड पे आ रहा है एन के टी। तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, दोनों तरफ से जो ये एन आ रहा है इसको कैंसिल कर देना, और जो 2/3 है इसको दूसरी तरफ भेज देना, यानी 2/3 दूसरी तरफ चला जाएगा। जब ये 2/3 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2 के टी, 3/2 के टी बन जाएगा। 3/2 के टी बन जाएगा ये। और यही वो रिजल्ट था जो हमें वेरीफाई करना था। आपको याद है कल मैंने आपको बताया था हमें ये आर्टिकल वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ये पहला आर्टिकल। अब इसके बाद हमारे पास इसी का एक दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसी के आगे और लिख के कंटिन्यू करें, देखें कैसे करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 के, ये कांस्टेंट से इनको ब्रैकेट में कर दें, टी को अलग कर दें। 3/2 के कांस्टेंट है, 3/2 नंबर है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसको अलग कर दें। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हेयर 3/2 के, ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। तो नतीजे में एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, साथ में आ रहा है टी, कांस्टेंट हटाएंगे तो नतीजे में एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए दूसरा रिजल्ट भी हमारा वेरीफाई हो। 3/2 के कांस्टेंट है, के जो है वो मैंने बताया था आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। 3/2 नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, सो ये दोनों ही कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं, तो हमने 3/2 के की जगह कांस्टेंट रख दिया। और आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में पढ़ा होगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू हटाते हैं तो क्या लग जाता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनल लग जाता है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही। अच्छा, अक्सर दफ़ा इसकी जगह पर बाज़ दफ़ा ये भी लिखा हुआ आ जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ है तो ये वेरीफाई करने के बाद इसको इस तरीके से कर दीजिएगा, इस तरह भी आ जाता है, ऐसे कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह का लिखा हुआ है तो पहले ये कीजिएगा, फिर इसका ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो मुझे बता दीजिए जल्दी से, ओके कर दीजिए जल्दी से, शाबाश। तो बच्चे ओके कर दें। ये हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ये कल ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो इसी वजह से हमने इसका आखिर का हिस्सा रह गया था, तो हमने आज कंप्लीट करवा दिया है बच्चों। जी भाई, सारे स्टूडेंट्स शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो सारा काम है ये शायद मैंने कल आपको नहीं भेजा हो, तो ये मैं आज भेज दूंगा, क्योंकि ये आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है उसके आगे, कोशिश करेंगे कि आज हमारा इंटरप्रिटेशन की थ्योरी कंप्लीट हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ें। तो देखते हैं कि वेडनेसडे के दिन के हिसाब से कोई क्लास हमें तीसरी एक और फिजिक्स की अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। थोड़ा सा काम ज़रा थोड़ा सा सही हो जाएगा, ज़रा बेहतर मामला हो जाएगा। तो जो हेडिंग है हमारी, वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉ, बहुत ही आसान टॉपिक है। वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस, मैथमेटिकल अंदाज से गैस कवानीन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। मैथमेटिकल अंदाज से गैस कवानीन को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये टॉपिक 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा, आपने सबसे पहले एक फार्मूला ड्राइव करके दिखाना है, और वो फार्मूला ये वाला है जो अभी आपने पीछे भी ड्राइव किया था।
इसलिए हम इसको फौरन ड्राइव कर देंगे PV इज इक्वल टू NKT। थोड़ा सा तरीका बस ज़रा मुख्तलिफ होगा, बाकी तकरीबन यही होगा सभी। सबसे पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे PV इज इक्वल टू NKT। दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में हम बॉयज़ लॉ को वेरीफाई करके दिखाएंगे। याद रखें ये वेरिफिकेशन मैथमेटिकल है। बॉयज़ लॉ ये होता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर। तीसरे हिस्से में हम चार्ल्स लॉ वेरीफाई करके दिखाएंगे। तीसरे हिस्से में हम चार्ल्स लॉ वेरीफाई करके दिखाएंगे। और चार्ल्स लॉ जो होता है वो होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन 3 मरहलों को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इस टॉपिक का नाम बनता है वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस। सही है। अच्छा, आप गौर से देखें कि आपको इसी इक्वेशन के अंदर ये देखें PV इज इक्वल टू NKT में ये देखें PV वाला हिस्सा नजर आ रहा है। ये PV वाला हिस्सा बॉयज लॉ होगा। इसी के अंदर अगर गौर से देखें तो V और T नजर आ रहा है। ये V और T वाला हिस्सा चार्ल्स लॉ होता है। यानी इसी इक्वेशन में आपको बॉयज लॉ भी नजर आएगा और इसी इक्वेशन में आपको V और T के जरिए चार्ल्स लॉ भी नजर आएगा। तो ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NKT, इसी से बॉयज लॉ वेरीफाई होता है, इसी से चार्ल्स लॉ वेरीफाई होता है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ये टॉपिक आया तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बहुत अहम मालूमात अपने जहन में बिठाइए। देखिए, अगर ये सवाल एग्जाम में इसी नाम से आता है कि वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस करें, तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं ये तीनों स्टेप्स आपको करने होंगे 1 2 3। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये टॉपिक हमारे पिछले वाले टॉपिक जो हमने अभी वेरीफाई करा है उसके साथ जुड़ कर आता है, यानी पिछला वाला टॉपिक आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला और वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस आता है, तो याद रखिएगा इसका पहला स्टेप कट जाएगा। आपने पहला स्टेप नहीं करना होगा, आपने डायरेक्ट बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना होगा। क्योंकि पहला वाला स्टेप इसलिए कट जाएगा क्योंकि पहले वाले स्टेप के अंदर जो डेरिवेशन है ये ऑलरेडी पिछले वाले टॉपिक में हो चुकी होती है। इसलिए आप अगर इसको करेंगे तो ये इजाफी काम हो जाएगा और आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जहन में बिठाना है कि अगर टॉपिक दोबारा से सुन लीजिए वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस आता है सिर्फ, तो ये तीनों मरहले होंगे। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ टॉपिक लगकर आता है वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो भी आपने पीछे डिस्कस करा है, मैंने यहाँ पे कराया है ये वाला आपके सामने, ये रहा सफा, तो मैं थोड़ा पेज पलटा है आपके सामने। तो फिर उसके साथ अगर ये टॉपिक लगकर आया तो आप इन्हें पहला स्टेप छोड़ देना है और सिर्फ बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करके दिखाना है। सही है, सब बच्चे यस करें चैट पे कि हाँ उन्हें ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। थोड़ा बहुत कह सकते हो कभी, थोड़ा बहुत कह सकते हो। डेरिवेशन ऑफ PV इज इक्वल टू NKT। पहले PV इज इक्वल टू NKT हमें बनाकर दिखाना है बच्चों, क्योंकि PV इज इक्वल टू NKT मैं आपको अपने कल के लेक्चर में सिखा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसकी डेरिवेशन बहुत तेज़ी के साथ करूँगा। तमाम स्टूडेंट जो कल के लेक्चर में शामिल थे वो ये सारे स्टेप्स कल होते हुए देख चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़रा थोड़ा सा तेज़ हाथ चलाकर ये सारे स्टेप दोबारा से करूँगा। ठीक है, ये भी मैंने आपके सामने सारा काम भी करा हुआ, देखिए ये रहा काम सारा, ये कल वाले काम है। तो ये सारे काम को जब मैंने कल करा था तो आपके सामने क्वेश्चन बनकर आए थे, आपके साथ थोड़ा धुंधला नजर आ रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन बन गया PV इज इक्वल टू NKT। तो ये जिस तरह के सारे स्टेप्स थे तकरीबन इसी जैसे स्टेप्स होंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा फर्क आएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से काम किया जाएगा। सबसे पहले हमने प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करना है। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रॉ वेलोसिटी स्क्वायर एवरेज। इसके बाद हमने यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है। देखिए वही कल वाली बात सारी रिपीट हो रही है, NM/V। हमने इसका कल सवाल भी किए थे, याद है आपको। 1/3 और वैल्यू आ जाएगी NM/V और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है V स्क्वायर एवरेज। मेरा हाथ थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं। जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको अलग कर लें, बाकी चीज़ों को अलग कर लें। जैसे 1/3 और N/V और ब्रैकेट में कर दें MV स्क्वायर एवरेज। ठीक है, अभी मैंने पिछले अपना जो आर्टिकल मैंने कल पढ़ाया था उसमें याद होगा, आप भूले नहीं होंगे, मैंने इस V को यहाँ भेजा था जी। ये V वहाँ जाएगा अभी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अभी और भी मजीद वहाँ जाएंगी। ये थोड़ा सा स्टेप इसके अंदर बदल जाएगा, जो कल नहीं करा था वो आज करेंगे, एक स्टेप इसके अंदर नया। ठीक है,
तो अभी देखते रहिए आप जी। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ये सब हम कल सीख चुके हैं बेटा, कल का लेक्चर जहन में लेकर आइए, कल ये सारी बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं। तो आपने सीधे हाथ पर 2 से करना है मल्टीप्लाई और 2 से ही करना है डिवाइड, ठीक है। 2 से करना है मल्टीप्लाई और 2 से करना है आपने डिवाइड। अब ये सारा कुछ जो है वो उल्टे हाथ पे भेज दीजिए, ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैंने हाथ रखा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। अच्छा, ये वी पी के पास जाएगा तो क्या बनेगा पी वी, और ये एन नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, देखिए पी वी अपॉन एन, और 2/3 वहां जाके क्या बन जाएगा, शाबाश 3/2। दोबारा सुनिए, v गया p के पास pv, n p के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा n, 2/3 वहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3/2, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर एवरेज। बेटा ये बराबर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ओके कर दें, शाबाश जल्दी से। कल वाला ये है, बस थोड़ा सा एक फर्क आ रहा है, और वो फर्क इतना आ रहा है इसके अंदर कि कल सिर्फ वी को भेजा गया था, आज ये सारा हिस्सा वहां भेज दिया गया। ओके कर दें जल्दी से, शाबाश चैट में ओके कर दें। यहाँ तक क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, सही। अच्छा जी, अब हम बात को करते हैं जरा आगे। अब हम एक फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, इससे हम उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला ये है, हम जब कल क्लास ले रहे थे तो हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, प्रूफ कर दिया है आपके सामने। मैं यहाँ इसको वेरीफाई कर चुका हूँ, प्रूफ कर चुका हूँ, देखिए। तो क्योंकि मैं इसको वेरीफाई कर चुका हूँ, प्रूफ कर चुका हूँ, तो अब मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जुमला सुन रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 में आपके सामने है एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम आ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम आने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। सो 3/2 पीवी अपॉन एन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 केटी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला 3/2 पीवी अपॉन एन बराबर हो जाएगा इस 3/2 केटी को। दोनों तरफ से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो बचेगा आपके पास पीवी अपॉन एन इज इक्वल टू के टी। एन चला जाएगा इधर, और आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी पीवी इज इक्वल टू एन के टी। तो ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली है, और हमारा पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, जिसके अंदर हमने इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन के टी को ड्राइव कर लिया है, ठीक है। अब हमने वेरीफाई करना है बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ। बच्चों याद रखें, बॉयज लॉ मैं कराऊंगा, चार्ल्स लॉ मैं यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। चार्ल्स लॉ आप जो है वो अपने होमवर्क के तौर पे ले सकते हैं, और सिर्फ घर से ट्राई करेंगे तो उसके बॉयज लॉ अच्छी तरह से सीखें मैं कैसे करा रहा हूँ। चार्ल्स लॉ प्लीज आप मुझसे ट्राई नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ चीज़ें असल में आप ही ने ट्राई करनी है, अगर आप वो चीज़ें भी ट्राई नहीं करेंगे तो ये जज करना मुश्किल हो जाएगा कि आप सही सीख रहे हैं, सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ चार्ल्स लॉ आपने ट्राई करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से बॉयज लॉ को वेरीफाई होता हुआ दिखा। वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ, बॉयज लॉ वेरिफिकेशन। बॉयज लॉ वेरिफिकेशन हम कैसे करें और किस तरीके से करें, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छी तरह से देखिएगा, सेम जिस तरीके से बॉयज लॉ वेरीफाई हो रहा है बिल्कुल एज इट इज, इसी तरीके से चार्ल्स लॉ भी वेरीफाई होगा। पीवी इज इक्वल टू एन के टी, ये क्वेश्चन कॉपी करें, और रफ के अंदर इस बात के बारे में सोचें कि बॉयज लॉ आखिर होता क्या है। रफ वर्क देखें, रफ वर्क के अंदर देखें तो ये होता है बॉयज लॉ। मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये यहाँ लिख भी दिया है, देखिए ये बॉयज लॉ है, ये चार्ल्स, सही है।
अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है ना, ये प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इज इक्वल टू का साइन है एक्चुअली, ये प्रोपोर्शनली इज इक्वल टू। अब आपने जो टेक्निक समझनी है जिससे ये लॉ वेरीफाई होगा, बहुत आसान है वेरिफिकेशन। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे वी होना चाहिए, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे वी होना चाहिए, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे पी होना चाहिए, ऐसा बॉयज लॉ में है। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे वी होना चाहिए और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे पी होना चाहिए, ऐसा बॉयज लॉ में है, ये बॉयज लॉ में है ऐसा। लेकिन अगर हम अपनी इक्वेशन में देखते हैं तो हमारी इक्वेशन में हमें ऐसा नजर नहीं आता। इक्वेशन के अंदर उल्टे हाथ पर हमें v तो नजर आ रहा है, लेकिन सीधे हाथ पे p नजर नहीं आ रहा, तो हमें इस p की जगह बदलनी है। ये p यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ भेजेंगे डिवाइड करने के लिए, ऐसे करके v इज इक्वल टू एन के टी डिवाइड बाई पी। अब आप देखिए इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे v है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे p है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे v है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे p है, यहाँ तक ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी बच्चे, अब आपने जो बाकी तमाम सिंबल्स है इस v और p के अलावा उन्हें ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है? v और p के अलावा v और p को ऐसे अलग कर लेंगे और बाकी जो है उनको इस तरह करके ब्रैकेट में बंद, और ये v और p अलग होगा ऐसे। सही है भाई? अब ये जो तमाम बाकी जो चीजें नजर आ रही हैं ये सब की सब आपने माननी होंगी, ये कांस्टेंट है। इनके बारे में पहले हम यहाँ लिखेंगे कि ये क्या चीज है। जैसे n क्या चीज है? n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस पर मोल। ठीक है, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस पर मोल। अच्छा, इसके बाद ये k क्या चीज है, इन सब के बारे में नाम लिखना होगा। k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये लिखना पड़ता है, इससे थोड़ा आर्टिकल हमारा बेहतर हो जाता है लिखने के हिसाब से। और t क्या चीज है भाई? t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन सब के बारे में ऐसे हमने लिख दिया कि ये तमाम सिंबल यहाँ पर ये हमने सबके नाम लिख दिए, यहाँ पे बता दिए ये सब चीजें क्या क्या है। और ये तमाम चीजें सब के सब क्या है? कांस्टेंट। एंड ऑल ऑफ देम आर रिमेन कांस्टेंट, ऑल ऑफ देम आर रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब हुआ दैट इज एन के टी किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट के बराबर। एन के टी किसके बराबर? कांस्टेंट। आपने इन्हें कांस्टेंट मानना है, क्योंकि अगर आप इन्हें कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो बॉयज लॉ वेरीफाई नहीं होगा। पहले तो हमें अरेंज करना होता है, अरेंज तो बहुत आसानी से हो रहा जाता है। फिर इसके बाद जो ब्रैकेट में जाता है उसको लाजमी कांस्टेंट मानना है। यही इस टॉपिक की थीम है, यही इस टॉपिक को करने का तरीका बड़ा आसान सा, ठीक है? अब एन के टी कॉन्स्टेंट हो गया तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साथ में p, और आप जानते हैं कांस्टेंट और इज इक्वल टू हटाओ तो बच्चों क्या आ जाता है? शाबाश, प्रोपोर्शनल। और ये आपके सामने बेटा बॉयज लॉ आ गया, v इज इनवर्सली विद प्रोपोर्शनल। इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली, इस तरह बिल्कुल सेम आपने भी करना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बारे में लिख दें, एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दें बस खाली, which is the statement of Boyle's law, statement of Boyle's law। ये मैंने बहुत ही मुख्तसर करके यहाँ पे लिखा है, देखें, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हिच इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब मुझे बताइए आर्टिकल समझ में आया? मैं आपको दोबारा से शुरू से यहाँ तक इसको एक मरतबा थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप अपने जहन के अंदर इसको बिठा लें, क्योंकि चार्ल्स लॉ आपका टास्क है, लाजमी चार्ल्स लॉ आपने करना है। अब करके इसके बाद मुझे लाजमी बताना है, व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा और अंदाज़ा कर लूँगा गलत क्या सही। लेकिन देखिए ट्राई ज़रूर करना है,
चीज़ों में सुस्ती नहीं करें, पढ़ाई जारी है। जैसे ही सारे मामला ख़त्म होंगे, फिजिकल साइंस में क्लास स्टार्ट होगी, हर टीचर भरपूर एक्सेलरेशन से सारे मामला को लेके आगे बढ़ेगा। तो ज़हनी तौर पे तैयार रहें और अपना आप को बिल्कुल सुस्त ना करें। अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे अंदाज से आप लोग चल रहे हो, तो उसको मेंटेन रखें प्लीज़। जैसा कि आपको पता है, आपका टेस्ट है 17 तारीख को, और 17 तारीख का ये जो टेस्ट के अंदर सारे मामलात हैं, वो सारे मामलात यही हैं कि जो आपको पढ़ाए गए सब कुछ इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज है। जब हमने पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और से होने में पढ़िएगा। एमसीक्यूज का टेस्ट है, तो इंशाल्लाह ताला आपको एमसीक्यूज के हिसाब से ज़रा समझने में आसानी होगी। ठीक है, ऑनलाइन ये टेस्ट होगा, आई थिंक सो। सबसे पहले बॉयज़ लॉ। जी, बॉयज़ लॉ के लिए पहले हमने ये क्वेश्चन कॉपी करी। ये बॉयज़ लॉ का रफ वर्क है, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू है। ठीक है, ऐसा ही चार्ल्स लॉ के अंदर जो प्रोपोर्शनल होगा ये इज इक्वल टू होगा। तो चार्ल्स लॉ में बता दूं, उल्टे हाथ पे वी और सीधे हाथ पे टी होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये पी यहाँ नहीं, यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा एन के टी अपॉन पी। आपने वी और पी के अलावा बाकी सबको बेटा ब्रैकेट में कर दिया। इन सब के बारे में डिटेल लिखी आपने, ये सब क्या थे। और एन के टी को आपने माना कि एन के टी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनल आया, बॉयज लॉ वेरीफाई। ठीक है, सब बच्चे मुझे चैट में बताइए ओके है बेटा, क्योंकि इसके बाद हमें अपना इंटरप्रिटेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, और उसके साथ ही हमारा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत ही मुख्तसर है, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मुझे बता दीजिए शाबाश, चैट में जल्दी से ओके कर दीजिए। गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी बता दीजिए जल्दी से, शाबाश। चलो, ये हमारी क्लास में एक बच्चा ऐड हुआ है, क्या नाम है इनका, आईफोन। बेटा अपना नाम से एंटर हो प्लीज। क्या नाम है आपका? अपने नाम से एंटर हो, वरना क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस लगती है, और अगर आपका नाम यहाँ हाईलाइट नहीं होगा तो फिर क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। प्लीज अपना नाम बताइए माइक खोल के मुझे। बेटा अपना नाम बताइए। चलो मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से अपना नाम बता दीजिए मुझे अपना माइक खोल के, अदरवाइज आप रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अटेंडेंस के अंदर फिर आपका नाम कैसे आएगा, ये बात आपसे पूछ रहा हूँ मैं। बेटा कोई न्यू स्टूडेंट है, सीनम। जी, कोई न्यू स्टूडेंट है आप? सेकेंड ईयर में? मुझे तो याद नहीं पड़ता इस तरह के नाम की स्टूडेंट थी मेरे पास। चले, मैं बता देता हूँ। मैंने जो आपका नाम यहाँ पे, आप अपना जहाँ पे आपने आईफोन लिखा हुआ है, इस आईफोन के अंदर अपना नाम डाल देना। आपने आईफोन का ये जो हाईलाइट हो रहा है, इसको चेंज करके अपना नाम डाल दें, ताकि अटेंडेंस के अंदर आपका नाम जाए। अच्छा भाई, हम क्योंकि क्लास के एंड की तरफ जा रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि बस इंटरप्रिटेशन के टॉपिक को आज इख्तिताम पज़ीर करूँ, तो ये मेरा लास्ट टॉपिक है। इसके भी 2 हिस्से हैं, और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर इम्पोर्टेंट होता है, और इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है बच्चों, एक आइडियल गैस जो होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मुसलसल मोशन में होते हैं, मुसलसल मोशन में होते हैं। तो बेटा अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से, देखते हुए नाम कहाँ से होता है। जहाँ से आप बेटा अटैच होते हैं, वहां से जाके अपना नाम आप रीनेम कर सकते हैं आप। ठीक है, आप पार्टिसिपेंट्स पे जाइए, और जब आप पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे बेटा जूम के अंदर, तो वहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा आईफोन। तो उसके अंदर आपने मोर पे क्लिक करना है, मोर का आइकन आता है उसके अंदर, तो मोर पे जाए, उसमें रीनेम लिखा होता है, उसके अंदर अपना नाम चेंज करिए। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स पे जाइए, उसके अंदर जाके अपने नाम के आगे देखें मोर का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके रीनेम का ऑप्शन है, उससे कर लीजिए। ठीक है,
ओके बेटा, जल्दी से एंड करते हैं ताकि आज हमारा लेक्चर प्रॉपर एंड हो जाए। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वो मुसलसल मोशन में होते हैं, और मुसलसल मोशन में होने की वजह से उनकी स्पीड बहुत वेरी हो रही होती है। यानी अगर हम कहें कि हमारे पास किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की एक एग्जैक्ट स्पीड हो, तो हम वो एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते। वो स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही होती है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा होता है। ठीक है, तो हम एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की अगर एक एग्जैक्ट स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हम एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं, और उस तरीके का नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर मैथ्स के 3 ऑपरेशन है। रूट यानी स्क्वायर रूट, मीन यानी एवरेज, और स्क्वायर। इसका तरीका क्या होता है, इसके अंदर हम पहले बहुत सारी स्पीड हासिल करते हैं, उन तमाम स्पीड के स्क्वायर्स लेते हैं, सही है। फिर उसके बाद तमाम स्क्वायर्स को बेटा बना कर लेते हैं एवरेज फॉर्म में, सब एवरेज उनको मिलाकर एक एवरेज निकाल लेते हैं, और फिर उस एवरेज का रूट ले लेते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर ये प्रोसीजर शॉर्ट में अभी आपके सामने आएगा, डिटेल से नहीं आएगा, इसलिए आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा सुन लें। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रही होती, तो उनकी एग्जैक्ट स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड हासिल करने के लिए हमने क्या करना होता है, बहुत सारी स्पीड लेनी है, उनके स्क्वायर लेने, फिर उन तमाम स्क्वायर को मिलाकर एक एवरेज बनाना है, मीन बनाना है, और फिर उसके बाद उसका रूट ले लेना है। इस तरह बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया हल्के फुल्के अंदाज से, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, आइडियल गैस के हिसाब से। अब इस टॉपिक को हम 2 अंदाज में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो अंदाज होता है वो होता है फॉर प्रेशर। प्रेशर के लिए हम ये आर्टिकल कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जरा और से देखिए। प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है P = 1/3 रॉ वेलोसिटी स्क्वायर एवरेज। अगर आप और से देखें सारे स्टूडेंट, तो देखिए 2 चीजें इसमें पहले से हुई हुई है। देखें स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर, और मीन का मतलब एवरेज, ये देखें एवरेज भी हुआ हुआ है, ये बार जो लगी है एवरेज। इसका मतलब 2 चीजें तो निपट गई। अब खाली सिर्फ एक चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करके दिखानी है। क्या अप्लाई करके दिखाना है, रूट अप्लाई करके दिखाना है बस। हम इन तमाम वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं, और देखें अरेंज करने का कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ जाए। जल्दी से देख लीजिए, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। 3 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। डेंसिटी या मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, 3 डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। डेंसिटी मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड करेगी, ये बना 3p डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक, अब खाली क्या रह गया यहाँ पे, रूट। तो दोनों तरफ रूट अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट एक यहाँ लगा दें, और एक स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा दी। ये भाई, अब ये जो उल्टे हाथ पे आपको इतनी सारी चीजें नजर आ रही हैं, इन सब चीजों को हटाकर इनकी जगह पर आपने एक सिंबल यूज करना है। वो सिंबल ये होता है, जरा और से देखें, इससे उल्टे हाथ और से देखें। जो नीचे आपने RMS लिखा हुआ है, इस RMS का मतलब क्या होगा, इस RMS का मतलब क्या होगा। ये RMS असल में रूट मीन स्क्वायर का एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है, और V का मतलब है स्पीड। तो ये जो ऊपर सारी तमाम चीजें थी, ये सब हटाकर ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं VRMS, और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला है एक आइडियल गैस के लिए फॉर प्रेशर। मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये डेरिवेशन कोई पेपर वगैरह में नहीं आते, अब देख लें कितनी छोटी सी है, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये फॉर्मूला जो है बस ये आपके इल्म में होना चाहिए। इसको हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। जल्दी से ओके करें, ताकि मैं इसके बाद जो दूसरा टेम्परेचर वाला है वो भी आपको बता दूं लेक्चर एंड पर। ओके करें यहाँ तक। सही है, बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, मैं इसको एंड की तरफ लेके जाता हूँ। अब सेम इसी तरह का एक आर्टिकल है फॉर टेम्परेचर। फॉर टेम्परेचर मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। तो हम बच्चे जितने भी सब मुझे यहाँ पे देख रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, उनको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि इसका टाइम तकरीबन एंड हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला आपने बनाना है, 2 मिनट में आराम से बन जाएगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर्मूला लिखा आपने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को खोल दें, हाफ mv स्क्वायर एवरेज। एवरेज की वजह से यहाँ पे एवरेज लगेगा, 3/2 kT। ठीक है, अब इन 2 लाइनों के बाद आपने आगे बढ़ना है, और मुझे ये वाला फॉर्मूला बना के दिखाना है जो मैंने बॉटम पे लिखा हुआ है।
VRMS स्क्वायर रूट 3KT डिवाइड बाय m। जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का टाइम है और ये वाला फॉर्मूला बना के दिखाना है कि आपका ओके स्टार्ट जल्दी से। जो बच्चे कर लें वो डन लिख दीजिएगा। इस लाइन को यहाँ से आपने आगे बढ़ना है, ये आंसर आना चाहिए। आंसर को सामने रखें, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करके देखें, इसको लेके बढ़े आगे, शाबाश, अपने पास कॉपी करें, इसको लेके बढ़े और ये आंसर आना चाहिए। आंसर को सामने रखें, आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चा कर ले वो डन लिखते हैं। ये मत लिखिएगा कि आप ट्राई करवा दें, क्योंकि फिर अफसोस होगा इस बात का कि इतना आसान है और इस पर ट्राई करने वाली बात बड़ी अफसोस वाली बात लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। जी अभी तक डन नहीं आया मेरे पास, वरना जब मैं आर्टिकल देता हूँ बच्चों का 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर डन आ जाता है। मोमिना, ताहा, मोमिना, दुआ, अहमद, सबके नाम ले रहा हूँ जल्दी जल्दी। अरुमा, किसी एक का तो डन आ जाए जल्दी से। मोमिना कोशिश करो, बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको स्टेप्स करके दिखाऊंगा तो आपको अफसोस होगा कि सर इतना ज़्यादा आसान। डन, गुड। अच्छा भाई, क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है तो इसलिए मुझे भी आपसे इजाज़त लेनी है, तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ और इसका जवाब देने के लिए आइए आपको तो आपकी ज़रूरत। ये सब किस तरीके से होगा देख लीजिए कलर। दोनों तरफ से 2 और 2 कैंसिल कर दें और ये मास मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा वी स्क्वायर एवरेज, और ये हो जाएगा 3KT अपॉन एम। मास मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दें, वी स्क्वायर एवरेज पे रूट आ जाएगा, 3KT अपॉन एम पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वाला एज इट इज़ कॉपी हो गया। और ये वी स्क्वायर एवरेज और रूट, वी स्क्वायर एवरेज और रूट, ये किसके बराबर होता है? इसको हम किस में लिखते हैं हमेशा? ये जो होता है इसको हम हमेशा VRMS में लिखते हैं। ये इसका सिंबल होता है, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है सब बच्चे, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आने वाली वीक के अंदर। कोशिश करेंगे कि अगर कल में कोई क्लास अरेंज हो जाए या जुमेरात में मैनेजमेंट से पूछता हूँ ताकि इसके नमाइकस वगैरह के कुछ मामला आगे बढ़ा दूँ और थोड़ा सा कुछ कोर्स थोड़ा सा और आगे अच्छे अंदाज से पढ़ जाए। कल क्लास ना हो पाई अगर हमारी, तो फिर आप लोगों को एडवांस में 14 अगस्त मुबारक हो, क्योंकि इसी वीक के अंदर 14 अगस्त आ रही है। और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को खुशहाली अता फरमाए और हर तरह के मामला से इसे पाक रखे, दुश्मनों की बुरी नज़रों से महफूज रखे और सारे जितने मामला हमारे पाकिस्तान के सब बेहतर अंदाज में, तो बिगड़े हुए मामला है सारे बेहतर अंदाज में हल। ठीक है बच्चों, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।